देखिए जेबीसी बना करके उन्होंने झुंझुना दे दिया है और एक निगेटिव नैरेटिव करके एक कन्फ्यूजन स्टेट ऑफ माइंड इलेक्शन के पहले पब्लिसिटी स्टंट जैसा था। लेकिन बार बार होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया है कि हम वक़्फ़ बिल जो है ले करके आएंगे, बार बार उन्होंने बोला। इस वजह से जब प्राइम मिनिस्टर ने होम मिनिस्टर ने बोल दिया कि हम वक़्फ़ बिल लाएंगे और कोई अपोजिशन नहीं कर रहे, लिहाजा वक़्फ़ एक्ट अमेंडमेंट होने वाला है। तो मुद्दा ये आता है कि इसका बेनिफिट किसको मिलेगा। सीधे सीधे तौर पर सबसे बड़ा वक़्फ़ माफिया और सबसे बड़ा वक़्फ़ बेचने का जो किरदार है वो असदुद्दीन ओवैसी के डैडी सलाउद्दीन ओवैसी हैं। अब बताइए, सलाउद्दीन ओवैसी को बचाने के लिए अंटिलिया में हारून सोलकर के क्रियाकलापों को बचाने के लिए, लाल बाग दरगाह मुंबई में बेचने के से बचने के लिए, तो आरोपियों को बचाने के लिए वक़्फ़ बिल आ रहा है। अब आप समझ सकते हैं कि अगर जिस कौम के लीडरान वक़्फ़ माफिया हो तो उसके छुटभइये लीडरान कितने खतरनाक हो सकते हैं। तो अब मुद्दा ये आ रहा है कि छुटभइये लीडरान को और बड़े लीडरान को, मगरमच्छों को क्यों बीजेपी बचाती है, क्यों सरकार बचाती है। अब ये तो सवाल का जवाब आप खुद ही अपने दिल से पूछिए कि क्यों है वो लोग ऐसा कर रहे हैं कि पूरा वक़्फ़ उल्टा पुल्टा कर रहे हैं। वक़्फ़ ट्रिब्यूनल क्लोज, वक़्फ़ बोर्ड का पावर जो है कलेक्टर को, ये करने के पीछे मंशा क्या है? ये मंशा क्लियर कट है, अंटिलिया को बचाना है क्योंकि बाग़े करीम यतीम खाना बिक चुका है और शाह वली दरगाह बिक चुकी है और उसके बाद रंगा रेड्डी के वक़्फ़ बिक चुकी है। उसके बाद में आप आ जाइए, कई और है, विशाखापट्टनम की 16,000 एकड़ ज़मीन की अली शाह बाबा दरगाह की ज़मीन है। तो इन सबों में जब आपको बचानी है ओवैसी को तो सीधे बोलिए ना कि वो ओवैसी वीटो वक़्फ़, इसलिए उन्होंने बनाया है। इसमें अंटिलिया भी जोड़ दीजिए, इसमें ज़फ़र फारूकी जो सुन्नी वक़्फ़ बोर्ड उत्तर प्रदेश की, उनको बेनिफिट करने के लिए बचाए। बाकी ये किसी भी कानूनदा को समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्यों आ रहा है। अच्छा, रही बात जो एक दरगाह की तौक़ीर होती है, एक मुसलमानों का इकबाल होता है, उनके बीच में तो आप लेकर के कोई सर्वे कराए नहीं। तो आज हम यही कहना चाहते हैं तमाम मुसलमानों से कि अपनी तौक़ीर, अपनी बक़ा, अपनी इकबाल के लिए आप खुद अपने दिल से हाथ रख करके पूछें कि आपके कब्रिस्तान को ठेके पे दिए जाने के पीछे क्या इन किरदारों का हाथ नहीं है। इनका मैं नाम ले रहा हूँ, नंबर 1 ओवैसी, नंबर 2 सलाउद्दीन ओवैसी, उसके बाद में सुन्नी वक़्फ़ बोर्ड वाले और आज़म खान शिया वक़्फ़ बोर्ड वाले, बाकायदा ऐसे लोग हैं। और इस वजह से आपने कल इसका जिंदा नंगा नाच देखा, पोरबंदर से लेकर के सारनाथ की रोड पर एक साथ 1000 साल पुरानी दरगाह और मस्जिदों को बिस्मार किया गया। क्यों किया गया, ये भी आप खुद से पूछिए। लेकिन इसमें ओवैसी का रोल लगातार मरकिया आ रहा है क्योंकि सबसे ज़्यादा वक़्फ़ हैदराबाद में था, उन्होंने सबसे ज़्यादा बेचा। उसके बाद में यूपी सुन्नी वक़्फ़ बोर्ड का किरदार आ रहा है, उन्होंने बेचा। महाराष्ट्र वक़्फ़ बोर्ड ने तो खैर 16 वक़्फ़ अभी उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई आप नहीं बेच सकते हैं, आप वक़्फ़ कानून के तहत डिसाइड करिए। ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीज़न है। यूसुफ भाई चौड़ा केस में 2023 में आया, लेकिन जून में जैसे ही वो जजमेंट रिजर्व होकर के अपलोड हुआ, इन्होंने पूरी मंडी लगा दिया बेचने। जवाब तो इसका जो इससे बेनिफिशरीज है उनको देना चाहिए। वो हमसे मांगते हैं भाई उस वक़्फ़ काउंसिल में हम थे, तो तुम्हारी चाय भी फूक फूक के पीते थे, बल्कि पीते भी नहीं थे। तो तुम लोग अपने बारे में सोचो कि क्यों तुम्हारी कौम के लीडरान, 1 नंबर के लीडरान जो हैं कितने ख़तरनाक हो सकते हैं, जो 2 नंबर वाले इतने बड़े मक्कार हो सकते हैं। तो ये वक़्फ़ लाने के पीछे ओवैसी को, अंटिलिया को बचाना है सरकार। जिस तरह से वक्फ कानून के अंदर अमेंडमेंट किया जा रहा है, और ये जितने भी वक्फ है ये दरगाहों के वक्फ है सबसे ज़्यादा, और ये अहले सुन्नत वल जमात के वक्फ है। हम यहाँ से मोदी सरकार को और ओवैसी को, जिसने वक्फ बेचा है, और बाकी जितने भी वक्फ के जो डाकू रहे हैं, जो मुल्ला लोग रहे हैं, वो भी, उनको हम चेता रहे हैं। अगर जेपीसी के अंदर ये कानून को पास कर दिया गया तो न हम कांग्रेस को बख्शेंगे, न राका को बख्शेंगे, न चंद्रबाबू नायडू को बख्शेंगे, और न ही ओवैसी को बख्शेंगे। और ये कानून बना तो जितने भी सेकुलर पार्टियां वो समझ लो, तुम्हारे खिलाफ तुमको दफन करने के लिए ईमान तंजीम और माइनॉरिटीज़ डेमोक्रेटिक पार्टी खड़ी है। तुम्हारा किसी कैंडिडेट को चुनकर नहीं आने दिया जाएगा। अगर हमारा वक्फ नहीं रहेगा तो तुम्हारी पार्टियाँ भी नहीं रहेगी, न तुम रहोगे। ये याद रखो, ये बिल्कुल यहाँ से ऐलान कर रहे हैं हम, ऐलान जंग।
और हम पूरे देश के अंदर में घूमेंगे और अपने लोगों को ऑर्गेनाइज करके तुमको तो दफन जरूर करेंगे, और लेकिन हमारे वक्त की एक इंच भी जगह जाने नहीं देंगे। चाहे मोदी हो चाहे संघ हो, उसके हलक में हाथ डाल करके पूरा वक्त भी निकाल देंगे। फी अमानिल्लाह। हो रहा है वक्फ संशोधन विधेयक 2024 वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और संरक्षण और उसके दुरुपयोग तीनों को कमिटेड है और आने वाले दिनों में पार्लियामेंट में इसको पारित किया जाएगा। देखिए, जेपीसी बना करके उन्होंने झुंझुना दे दिया है और एक निगेटिव नैरेटिव करके कंफ्यूजन स्टेट ऑफ माइंड इलेक्शन के पहले पब्लिसिटी स्टंट जैसा। लेकिन बार बार होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया है कि हम वक्फ बिल जो है ले करके आएंगे, बार बार उन्होंने बोला। इस वजह से जब प्राइम मिनिस्टर ने, होम मिनिस्टर ने बोल दिया कि हम वक्फ बिल लाएंगे और कोई अपोजिशन नहीं कर रहे, लिहाजा वक्फ एक्ट अमेंडमेंट होने वाला है। तो मुद्दा ये आता है कि इसका बेनिफिट किसको मिलेगा। सीधे सीधे तौर पर सबसे बड़ा वक्फ माफिया और सबसे बड़ा वक्फ बेचने का जो किरदार है वो असदुद्दीन ओवैसी के डैडी सलाउद्दीन ओवैसी है। अब बताइए, सलाउद्दीन ओवैसी को बचाने के लिए, अंटीलिया में हारून सोलकर के क्रियाकलापों को बचाने के लिए, लाल बाग दरगाह मुंबई में बेचने के से बचने के लिए, तो आरोपियों को बचाने के लिए वक्फ बिल आ रहा है। अब आप समझ सकते हैं कि अगर जिस कौम के लीडरान वक्फ माफिया हो तो उसके छुटभैये लीडरान कितने खतरनाक हो सकते हैं। तो अब मुद्दा ये आ रहा है कि छुटभैये लीडरान को और बड़े लीडरान को, मगरमच्छों को क्यों बीजेपी बचाती है, क्यों सरकार बचाती है। अब ये तो सवाल का जवाब आप खुद ही अपने दिल से पूछिए कि क्यों है वो लोग ऐसा कर रहे हैं कि पूरा वक्फ में उल्टा फुल्टा कर रहे हैं। वक्फ ट्रिब्यूनल क्लोज, वक्फ बोर्ड का पावर जो है कलेक्टर को, ये करने के पीछे मंशा क्या है? ये मंशा क्लियर कट है, अंटीलिया को बचाना है, बागी करीम यतीम खाना बिक चुका है और शाह वली दरगाह बिक चुकी है और उसके बाद रंगा रेड्डी के वक्फ बिक चुकी है। उसके बाद में आप आ जाइए, कई और है, विशाखापट्टनम की 16,000 एकड़ ज़मीन की अली शाह बाबा दरगाह की ज़मीन है। तो इन सबों में जब आपको बचानी है ओवैसी को, तो सीधे बोलिए ना कि वो ओवैसी वीटो वक्फ, इसलिए उन्होंने बनाया है। इसमें अंटीलिया भी जोड़ दीजिए, इसमें जफ़र फारूकी जो सुन्नी वक्फ बोर्ड उत्तर प्रदेश का, उनको बेनिफिट करने के लिए बचाए। बाकी ये किसी भी कानूनदान को समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्यों आ रहा है। अच्छा, रही बात जो एक दरगाह की तौक़ीर होती है, एक मुसलमानों का इकबाल होता है, उनके बीच में तो आप लेकर के कोई सर्वे कराए नहीं। तो आज हम यही कहना चाहते हैं तमाम मुसलमानों से कि अपनी तौक़ीर, अपनी बका, अपनी इकबाल के लिए आप खुद अपने दिल से हाथ रख करके पूछें कि आपके कब्रिस्तान को ठेके पे दिए जाने के पीछे क्या इन किरदारों का हाथ नहीं है। इनका मैं नाम ले रहा हूँ, नंबर 1 ओवैसी, नंबर 2 सलाउद्दीन ओवैसी, उसके बाद में सुन्नी वक्फ बोर्ड वाले और आज़म खान शिया वक्फ बोर्ड वाले, बाकायदा ऐसे लोग हैं। और इस वजह से आपने कल इसका जिंदा नंगा नाच देखा, पोरबंदर से लेकर के सारनाथ की रोड पर एक साथ 1000 साल पुरानी दरगाह और मस्जिदों को बिस्मार किया गया। बिस्मार क्यों किया गया, ये भी आप खुद से पूछिए। लेकिन इसमें ओवैसी का रोल लगातार मरकियर आ रहा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा वक्फ हैदराबाद में था, उन्होंने सबसे ज़्यादा बेचा। उसके बाद में यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड का किरदार आ रहा है, उन्होंने बेचा। महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड ने तो खैर 16 वक्फ, अभी उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई आप नहीं बेच सकते हैं, आप वक्फ कानून के तहत डिसाइड करिए। ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीज़न है। यूसुफ भाई चौड़ा केस में 2023 में आया, लेकिन जून में जैसे ही वो जजमेंट रिजर्व होकर के अपलोड हुआ, इन्होंने पूरी मंडी लगा दिया बेचने। जवाब तो इसका जो इससे बेनिफिशरीज है उनको देना चाहिए। वो हमसे मांगते हैं, भाई उस वक्फ काउंसिल में हम थे तो तुम्हारी चाय भी फूक फूक के पीते थे, बल्कि पीते भी नहीं थे। तो तुम लोग अपने बारे में सोचो कि क्यों तुम्हारी कौम के लीडरान, 1 नंबर के लीडरान जो हैं कितने ख़तरनाक हो सकते हैं, जो 2 नंबर वाले इतने बड़े मक्कार हो सकते हैं। तो ये वक्फ लाने के पीछे ओवैसी को, अंटीलिया को बचाना है सरकार। जिस तरह से वक्फ कानून के अंदर अमेंडमेंट किया जा रहा है, और ये जितने भी वक्फ है, ये दरगाहों के वक्फ है सबसे ज़्यादा, और ये अहले सुन्नत वल जमात के वक्फ है। हम यहाँ से मोदी सरकार को और ओवैसी को, जिसने वक्फ बेचा है, और बाकी जितने भी वक्फ के जो डाकू रहे हैं, जो मुल्ला लोग रहे हैं, वो भी, उनको हम चेता रहे हैं। अगर जेपीसी के अंदर ये कानून को पास कर दिया गया
तो न हम कांग्रेस को बख्शेंगे, न राका को बख्शेंगे, न चंद्रबाबू नायडू को बख्शेंगे और न ही ओबीसी को। और ये कानून बना तो जितने भी सेकुलर पार्टियां वो समझ लो, तुम्हारे खिलाफ तुमको दफन करने के लिए ईमान तंजीम और माइनॉरिटीज डेमोक्रेटिक पार्टी खड़ी है। तुम्हारा किसी कैंडिडेट को चुनकर लैंड हाई कोर्ट के अंदर हम हारे, हमारी वक्फ बोर्ड की लैंड कब्जा हो गई, हाई कोर्ट के अंदर हारे, वक्फ बोर्ड हाई कोर्ट के अंदर पार्टी तक नहीं बना, सुप्रीम कोर्ट में अपील के लिए तक नहीं गया, इसलिए वो जमीन हम हारे। कब? जब आप वक्फ बोर्ड के मेंबर थे। संगारेड्डी में दीनदार खान मस्जिद के तहत 100 एकड़ जमीन मेन रोड के ऊपर हम वो केस हारे, वक्फ की जायदाद हमारी लूटी। कब? जब आप वक्फ बोर्ड के मेंबर थे। दरगाह हजरत इब्राहिम बल्खी की 900 एकड़ की जमीन कब लूटी? जब आप वक्फ बोर्ड के मेंबर थे तब लूटी। मस्जिद अलमास चोडुप्पल पे 443 एकड़ लैंड उस्मान अल हाजरी हमारा बड़ा भाई कोर्ट से वहां पर स्टे ऑर्डर लेके आया, स्टे ऑर्डर लाया तो उसका स्टे ऑर्डर वेकेट कराए, स्टे ऑर्डर वेकेट कराए, वक्फ बोर्ड उसके अंदर पार्टी तक नहीं बना वक्फ बोर्ड स्टे ऑर्डर लाने के लिए। उसके बाद आज 443 एकड़ लैंड हमारी लूटी। कब? जब आप वक्फ बोर्ड के मेंबर थे। आपसे मैं सवाल करता हूं, बताइए, विंटेज पैलेस, महबूब प्राइड, क्राउन पैलेस, केएस पैलेस, ये किसकी जमीन पे है? वक्फ की प्रॉपर्टी पे है। PIL नंबर 124 ऑफ 2015 डिमोलिश करो बोला हाई कोर्ट, उसके बावजूद आप KCR की धोती पकड़ के आप रोक के रखे थे उसको, इस वास्ते वो प्रॉपर्टी पर डिमोलिशन नहीं हुआ। उसके बाद हमारा भाई उस्मान अल हाजरी सेम फिर विंटेज पैलेस के लिए एक नया PIL कंटेम्प्ट फाइल करे, कंटेम्प्ट नंबर 1742 ऑफ 2017, जिसके अंदर हाई कोर्ट कंटेम्प्ट डाला। BRS की हुकूमत थी, आप उसके KCR को पकड़ के और वक्फ की जायदादों पर जो कब्जेदार है उन लोगों को ना हटाने के लिए आप अपना कार्रवाई, जब उसकी धोती पकड़ के अपने ये ब्लैकमेलिंग के काम, आपके वक्फ की जायदादों के तबाही जो करे, आप लूटे करे, इसके ऊपर एक्शन नहीं होना बोल के जाके आप वक्फ के चीफ मिनिस्टर के सामने अपने घुटने टेक देते। उसके बाद आज जब रेवंत रेड्डी आया फिर जाके उसकी धोती पकड़ लिए, इस वास्ते पकड़ लिए कि आपको फिर से कोई प्रॉब्लम जो है गवर्नमेंट की तरफ से क्रिएट नहीं होना, इस वास्ते आप जाके झुक गए। आप बताइए, मक्का मस्जिद के तहत 25 एकड़ जमीन शेखपेट पेट्रोल पंप के बाजू से, जो पेट्रोल पंप के दोनों तरफ से रास्ता निकलता, ये किसकी जमीन पे है? आज भी जब हम वो रोड पे चढ़ते, खबरों पे से वो रोड डाली गई। आप कसम खा के बोलिए इसके अंदर आपका दखल नहीं है, बोल के आप कसम खा के बोलिए आपका MLA ठहर के वहां पर, मरहूम MLA आपका ठहर के रोड नहीं निकाला, आप कसम खा के बोलिए। रात के 2 बजे उस्मान अल हाजरी 150-200 लोगों के साथ आके वहां पर एहतजाज करा तो उस्मान अल हाजरी को रोड पे से गिरफ्तार करे। वक्फ की जायदाद लूट रही थी, हमारा उस्मान भाई रोड पे से गिरफ्तारी दिया रात के 2 बजे उसको लेके जाके, 3 दिन उसको जुडिशियल कस्टडी में रखे, सब वो केसेस डाल के उस्मान अल हाजरी को परेशान करके रखे थे। वक्फ की जायदादों के तहफ्फुज करने वाले शहर के अंदर आज खामोश बैठे रहे, लेकिन वक्फ के लुटेरे आज महबूब नगर जाके वहां पर तकरीर कर रहे हैं, जज्बाती तकरीर कर रहे हैं, वहां पर तकरीर करके जो है बोल रहे हैं कि वक्फ के लिए हम मर जाएंगे, लुट जाएंगे। आप बताइए, विंटेज पैलेस वक्फ की जायदाद पे है, कौन चलाता, उसके अंदर से कितना मामूल आपको नहीं आता? महबूब पैलेस की बात करूं, आप देखते जाइए, मैं एक डोर नंबर बोलूंगा, डोर नंबर 20-4-231, कीवान जा बहादुर की 961 एकड़ की कब्जा किसके नाम पे? सेल्डिट आपके MLA के नाम पे। नाम बोलूं? आपके MLA के नाम पे है, कोर्ट में केस चल रहा, आपके MLA लोगों को डरा रहे, नहीं लड़ना केस बोल के। वक्फ की जायदाद लूटने वाले आप वक्फ बोर्ड के मेंबर आज भी है, 94 से भी है। आपके उत्ता वक्फ बोर्ड के अंदर अगर कहीं पर तबाही हुई तो मैं नहीं समझता पूरे हिंदुस्तान के अंदर अगर सबसे ज्यादा वक्फ की जायदादें कहीं लूटी, कहीं तबाह हुई, कहीं बर्बाद हुई, तो मैं मानता हूं पूरे हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज्यादा वक्फ की जायदादें कहीं लूटी तो वो मुत्तहिद आंध्रा, तेलंगाना और हैदराबाद के अंदर हो रहा है। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और संरक्षण और उसके दुरुपयोग तीनों को कमिटेड है और आने वाले दिनों में पार्लियामेंट में इसको पारित किया जाएगा।